1, 2, 3, come on. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से कपड़े तक। बच्चों, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पहेली और बूझो हैं वो एक शॉप पर गए थे कपड़े लेने के लिए, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट तरह के फैब्रिक देखे। तो चलिए आज देखते हैं चैप्टर में क्या दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है हमारा फाइबर। फाइबर यानी कि तंतु या रेशा। अब इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, इसमें देखते हैं क्या करना है। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। तो आपको सबसे पहले किसी कॉटन फैब्रिक का एक धागा लेना है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक कॉटन का पीस लेना है और उसमें से एक धागा निकालने की कोशिश करनी है। तो ये उसी के आगे की एक्टिविटी है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। और जो आपने धागा लिया है कॉटन के पीस का, उसको आपको कहाँ रखना है, एक टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। और जो धागे का एक सिरा है उसको अपने थंब से यानी कि अंगूठे से दबाना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। और जो दूसरा सिरा है उसको क्या करना है, अपनी दूसरी उंगली से उसको खींचना है लंबाई में। ये देखिए यहाँ दिखाया हुआ है आपको, धागे को दूसरे एंड से खींचना है आपको। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड। तो आप देखेंगे जो दूसरा सिरा है धागे का, उसमें धागे के और भी पतले पतले हिस्से उसमें डिवाइड हो गए हैं। ये देखिए आपको एक धागे में से ही और अलग अलग रेशे निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, पतले पतले। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। और कई बार बच्चों, जब आप एक सुई में धागा डालते हैं तो उस टाइम भी आपके साथ क्या होता है कि उस सुई में धागा नहीं डल पाता और जो धागा होता है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग तंतुओं में विभाजित हो जाता है। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। और क्या होता है, कई बार जो धागे का एंड है वो अलग अलग कई भागों में, कई स्ट्रैंड में डिवाइड हो जाता है, जिसमें पतले पतले आपको और भी रेशे निकले दिखाई देते हैं। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle। और इसके कारण क्या होता है, हमें सुई के अंदर से धागा निकालने में प्रॉब्लम होती है, हम उसमें सुई में धागा नहीं डाल पाते। The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strand called fiber। तो ये जो पतले पतले धागे हैं ये और भी पतले धागों से बने होते हैं जिन्हें कि फाइबर कहा जाता है। फाइबर या रेशा या तंतु इन्हें कहते हैं। Fabric are made up of yarns and yarn are further made up of fiber। जो फैब्रिक हैं यानी कि जो कपड़े हैं वो यार्न से बने होते हैं, धागों से बने होते हैं, और जो धागे हैं वो किससे बने होते हैं, फाइबर से, रेशों से, तंतुओं से। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम। फाइबर को या रेशों को कहाँ से प्राप्त करते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों, कुछ फैब्रिक्स के जो फाइबर होते हैं वो हमें प्लांट यानी कि पौधों से और एनिमल यानी कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से फैब्रिक हैं वो, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। और इन फाइबर्स को कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स या प्राकृतिक रेशा। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो बच्चों, प्लांट से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं, फाइबर हैं, उनके एग्जाम्पल हो गए कॉटन और जूट। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स।
और जो वूल है और सिल्क है वो किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लेस ऑफ शीप और गोट। जो वूल होती है, ऊन जो होती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? हमें जो भेड़ होती है या जो गोट होती है, बकरी, उसके बालों से प्राप्त होती है। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। और इसके साथ साथ ये जो रैबिट होते हैं, खरगोश होते हैं, याक होते हैं और कैमल, उनके हेयर से यानी कि बालों से भी प्राप्त होती है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सिल्क वॉर्म से, रेशम के कीड़े से। For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabric. हजारों वर्षों से जो नेचुरल फाइबर हैं उन्हीं से ही कपड़े बनते आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे लिए वो ही अवेलेबल थे। In the last 100 years or so, fiber are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. लेकिन कुछ 100 सालों के लगभग से जो फैब्रिक हैं, हमारे जो कपड़े हैं, वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से बनने लगे हैं जो कि ना तो प्लांट से प्राप्त होते हैं और ना ही एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर या कृत्रिम रेशा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। और इसी के सिंथेटिक फाइबर के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर। कौन कौन से? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। तो चलिए बच्चों कुछ प्लांट फाइबर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला प्लांट फाइबर है हमारा कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने कभी जो दिए होते हैं ऑयल वाले, उनके लिए रुई की बत्तियाँ बनाई हैं? What do you use for making these wicks? तो आप ये बत्तियाँ बनाने के लिए क्या यूज़ करते हो? बच्चों आपने बनाई है कभी? तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? रुई यूज़ करते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ आल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलो। और यही रुई जो मैट्रेस हैं, गद्दे हैं, क्विल्ट, रज़ाइयाँ हैं और पिलो हैं, उनको फिल करने के लिए भी यूज़ होती है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। तो थोड़ी सी आप रुई लें और उसको थोड़ा सा उसे किनारों से खींचिए और देखते हैं क्या होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। जो ये रेशे आपको पतले पतले दिखाई देंगे वो किससे बने होते हैं? कॉटन फाइबर से। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? लेकिन जो ये कॉटन की जो वूल है कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। तो बच्चों जो कॉटन है वो खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। लेकिन जो ये कॉटन है वो कहाँ उगाई जाती है बच्चों? जहाँ की मिट्टी है वो काली होती है और जो क्लाइमेट है वो उष्ण होती है, गर्म होती है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? तो बच्चों आप अपने कंट्री के कुछ ऐसे स्टेट के नाम बता सकते हो जहाँ की कॉटन को उगाया जाता है। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन बॉल। जो कॉटन बॉल का जो कॉटन प्लांट होती है उसका जो फ्रूट होता है वो लगभग एक नींबू के साइज़ का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब ये पक कर तैयार हो जाता है तो जो ये बॉल होती हैं ये फट जाती हैं। ये देखिए आपको खेत में दिखाया भी हुआ है कि बॉल धीरे धीरे फट गई हैं और ये वाइट कलर की दिखाई दे रही हैं और आप कॉटन फाइबर को इसमें से देख भी पा रहे हैं। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? तो बच्चों क्या आपने कभी ऐसा कॉटन फील्ड देखा है, जो कॉटन का खेत होता है वो देखा है जो कि कटाई के लिए तैयार हो? इट लुक लाइक ए फील्ड कवर विद स्नो। तो ये लगभग ऐसा दिखाई देता है जैसे मान लो कोई खेत पूरा का पूरा बर्फ़ से ढक गया हो, क्योंकि वाइट कलर की जो रुई होती है यही पूरे खेत को कवर किए हुए
दिखाई देती है, मानो जैसे पूरा का पूरा जो खेत वाली ज़मीन है वो बर्फ़ से ढक गई हो। ये देखिए इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है आपको कि पूरा बर्फ़ की तरह दिखाई दे रहा है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। जो कॉटन बॉल्स होती हैं इनमें से कॉटन कैसे निकल जाती है बच्चों? हाथ से ही निकाली जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। और ये कॉम्बिंग के द्वारा फाइबर को सीड से अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। इसको पहले समय में हाथों से ही किया जाता था, लेकिन ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि एक आदमी है यहाँ पर और ये हाथों से गिनिंग कर रहा है। ये है इसका कॉम्ब और ये इससे सेपरेट कर रहा है। दीज डेज मशीन आर यूज्ड फॉर गिनिंग। लेकिन आजकल इस काम को करने के लिए मशीनों का भी यूज होने लग गया है। तो बच्चों आपने देखा कि जो कॉटन के कपड़े हम यूज़ करते हैं, पहनते हैं, वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं और किस तरह से मिलते हैं हमें। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास सभी चैप्टर्स की वीडियो टाइम टाइम पर आती रहेगी और आप उनको अच्छे से देखकर समझ पाएंगे। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!